हेलो बच्चों। तो आज अपन 11th का लेक्चर सेकंड है फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड वेक्टर का। आई होप आपको पहला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो सेकंड लेक्चर अपन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला लेक्चर आपको समझ में आने के बाद अपन कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे? सेकंड। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपको पढ़ाते रहें। तो आज अपन बात करेंगे, ठीक है, एक नाम सुनोगे आप मैथ्स में, फैक्टोरियल। क्या नाम सुनोगे? फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी फिजिक्स में बहुत काम आता है। तो फैक्टोरियल का, जैसे आप इसका जो साइन है कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कई बार अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n की वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू ऐसे लिखते हैं अपन, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। और अपन ये जब तक करते रहते हैं जब तक आप कहाँ नहीं पहुंच जाते, 1 तक। कहाँ नहीं पहुंच जाते? 1 तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे वैल्यू पूछी जाए कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए? फैक्टोरियल 4। तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है? 4। तो इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3। लास्ट में आपको कहां तक पहुंचना है? 1 तक। ठीक है, तो देखो 1 बन जाएगा इसमें। तो अपन क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपका कितना हो गया? 24। कितना हो गया बेटा? 24। जैसे आपसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछ ली जाए, किसकी वैल्यू? फैक्टोरियल 5 की। तो इसके अंदर पुट करेंगे 5। कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे इनको? जब तक ये कितना नहीं हो जाए, 1। तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4। तो यहां से आपके पास कितना निकल के आया? 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास कितना आएगा? 120। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या से आपको स्टार्ट करना है और आपको अंत में कहां तक जाना है? 1 तक। कहां तक जाना है बेटा? 1 तक। जैसे अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में बार बार अपन नहीं रखेंगे। जैसे 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 6 30 120 360 और 720। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस तरीके से अपन इसको खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन को 7 की वैल्यू लिखनी होती तो कैसे लिखते? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 1। आपको एंड में वहां तक मल्टीप्लाई करना है जहां तक आप अंत में कहां तक नहीं पहुंच जाओ, 1 तक। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से अपन फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक बात अपन ध्यान से देखेंगे कि फैक्टोरियल को यही तरीका होता है लिखने का। साथ साथ में उतारते जाना बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जैसे आपके पास आया फैक्टोरियल n, तो उसको आपने n बाहर निकाल लिया। n क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। और इसको आगे आप ऐसा भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल n माइनस 1। ये बात भी सही है। इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हो, n माइनस 1 बाहर निकाल लो और फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा? n माइनस 2। कोई प्रॉब्लम?
तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ये इसको लिखने के तरीके हैं फैक्टोरियल को अलग अलग। जैसे अभी आपको समझाता हूँ मैं, फैक्टोरियल 5 है तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी 5 और यहाँ पे क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 4। फिर अगर इसमें वापस से फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 तो बाहर है ही, 4 कहाँ जाएगा बाहर और इनटू में फैक्टोरियल 3। फिर अपन क्या लिख देंगे 5 और 4 तो बाहर है ही, 3 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर में फैक्टोरियल 2। फिर इसी प्रकार से 2 बाहर निकाल लेंगे 5 4 3 2 इनटू में फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। आपको मतलब इतना सा है कि जो अंदर दे रखा है उस डिजिट को बाहर निकाल लो और उसमें से एक कम करके उसके आगे क्या लगा देंगे फैक्टोरियल। क्या लगा देंगे फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अल्टीमेट ये 1 तो हो ही रहा है कि 5 को अपन, मैंने क्या बताया कि 5 को कब तक खोलते रहेंगे जब तक 1 तक नहीं पहुंच जाता। तो 5 4 3 2 और ये 1 और ये वैल्यू भी वही आ रही है। तो फैक्टोरियल n का एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक जो पहले आपको शुरुआत में लिखा है वो उसको उस क्रम में भी अपन लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब आपको जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है क्योंकि अगर उसको आप खोलोगे तो आपकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1 तक ही जाएगी। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। लेकिन फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। अपन इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो हमें पता है फैक्टोरियल जो n होता है वो किसके बराबर होता है। इसमें से n बाहर निकाल लो और उसमें से क्या कर दीजिए कम कर दीजिए। फैक्टोरियल n को ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है सर। ठीक है, अब हमें फैक्टोरियल n को क्या कहा मैंने, फैक्टोरियल के अंदर जो भी आपके डिजिट है उस डिजिट को बाहर निकाल लीजिए और इसमें से कम कर दीजिए। फिर इसी प्रकार से इसमें से n-1 बाहर निकाल लेना और एक कम करोगे तो n-2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर अपने को फैक्टोरियल 0 की वैल्यू ये प्रूफ करके दिखाना है कि 1 क्यों होती है, तो पुट n equals to 1 वी गेट, अगर आप n की जगह इस फॉर्मूले के अंदर 0 पुट n1 पुट करोगे तो आपका ये क्या बनेगा फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 इंटू में फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो जो फैक्टोरियल आपका 0 है वो किस इक्वल आ गया 1/1। तो फैक्टोरियल 0 की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी होती है 1। कितनी होती है 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और फैक्टोरियल को कैसे बोलते हैं, हमें उल्टी रिवर्स चलना है। जैसे 5 है तो हमें 5 से स्टार्ट करके 1 तक आना है। अगर 6 है तो 6 से स्टार्ट करके 1 तक आना है। अगर 7 है तो 7 से स्टार्ट करके 1 तक आना है। बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू कितनी होती है 1। ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात थी फैक्टोरियल की। किसकी बात थी फैक्टोरियल की। अब अपन बात करेंगे, बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। बाइनोमियल थ्योरम की अपन अगर बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में आप जैसे आपको ये दिया है
1 प्लस एक्स की पावर n, क्या दिया है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसको अपन बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में एक्स क्यूब। ऐसे ये चलता आपका जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल काम आ रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले फैक्टोरियल पढ़ा दिया। आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो इससे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहली टर्म आपको 1 बनानी है, सेकेंड टर्म को आपको एक्सपेंड इस तरीके से कर देना है। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि a प्लस बी की पावर 7, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल है, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब हमें a प्लस बी की पावर 7 की वैल्यू नहीं पता है बेटा, ठीक है ना। तो अगर a प्लस बी की पावर 7 की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप इस मेथड से निकालने की कोशिश अपन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें 1 की जगह क्या आ रहा है a, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ? a, और आपका अंदर क्या बच जाएगा b अपॉन a। क्या बच जाएगा? b अपॉन a। जब बाहर आएगा तो a की पावर कितनी बाहर आएगी 7, और यहाँ भी पावर कितनी है 7। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a की पावर 7 तो आपको बाहर रखना है। a की पावर 7 चूंकि आपने कॉमन लिया है, क्योंकि इसकी ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आपका फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म a था, उसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या कॉमन ले लिया, a को कॉमन ले लिया। अब 1 की जगह क्या है 1 है, x की जगह क्या है b अपॉन a है, n की जगह क्या है 7 है। तो आप इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 7, x कितना है b अपॉन a। ठीक है बेटा, फिर अपन क्या लिखेंगे एन माइनस 1, तो 7 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में b अपॉन a का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा? फिर इसको आगे और एक्सपेंड करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे एन माइनस 1 फिर n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में x क्यूब। क्या लिखेंगे x क्यूब, तो b अपॉन a की पावर 3। फिर अपन इसको आगे खोलेंगे तो वही फॉर्मूला n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू में b अपॉन a की पावर 4। ठीक है, फिर इसको और एक्सपेंड करेंगे, और कहां तक एक्सपेंड करते चलेंगे, जैसे ही आप 7वीं टर्म पे पहुंचोगे, जैसे आप 3 पे आए, फिर इसके बाद कौन सी टर्म पे आएंगे 4 पे, फिर कौन सी के लिए लिखेंगे 5 के लिए, फिर कौन सी के लिए लिखेंगे 6 के लिए, और जैसे ही आप 7 के लिए लिखोगे तो आपका बनेगा n माइनस 7। तो n माइनस 7 करोगे तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, 3 तक पहुंच गए n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, फिर यहाँ पे n माइनस 4 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इंटू b अपॉन a की पावर 5। ठीक है, अब ऐसे आप करते जाओगे ना बेटा, तो जैसे अगले में n माइनस 5 आएगा, फिर अगले में लास्ट टर्म n माइनस 6 आएगी,
और उससे अगले में n माइनस कितना आ जाएगा 7, तो उसके बाद के सारे पद आपके क्या हो जाएंगे 0। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये बेटा आप ध्यान रखोगे। आपको मैंने बता दिया ये लगाना कैसे है। पहला पद आपको a बनाना है और x की जगह आपकी b/a वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से उसको खोल देंगे, ठीक है। अब इसको आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरीके से आपको खोलना है। जैसे इफ, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो x है वो आपका 1 से बहुत छोटा है, x आपका 1 से बहुत छोटा है। और जैसे आपको ऐसे बोल दिया 1 प्लस x की पावर n, तो ये आपकी कुछ मैं फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बता देता हूँ जहां पे आपके काम आएंगे, ठीक है। x आपका बहुत छोटा है, तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, तो उसकी अगर आप स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी। सही कह रहा हूं ना। जैसे कोई संख्या, अगर कोई डिजिट आपकी 0.5 है और इसको आपने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने का मतलब 0.5 इंटू 0.5, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 0.25। तो अगर किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर करोगे तो डिजिट और ज्यादा छोटी हो जाती है। जैसे 0.25 हो गया ना, जैसे पहले अपने पास 0.5 था, मतलब 1/2। अब आपने 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 0.25 आ गया ना बेटा। तो 0.25 तो पॉइंट से छोटा होता है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या आपकी 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। अगर क्यूब करोगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर पावर 4 करोगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका x बहुत छोटा है, क्या है, x बहुत छोटा है, तो केवल आपको यहां तक ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट 1 प्लस nx लिख सकते हो। समझ में आ गया? अगर आपका x बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करने पे और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये जो इसमें देखो स्क्वायर हो रहा है, तो ये आगे के जो पद है ये लगभग किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। अपन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लेंगे 0 के बराबर। तो आपको केवल कहां तक ही खोलना है इस फॉर्मूले को 1 प्लस nx तक। क्यों खोलना है? क्योंकि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर लेस देन 1 है, तो अगर 1 से छोटी संख्या को आप स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि पहले ही भी बहुत छोटी थी वो 1 की कंपैरिजन में, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और ज्यादा छोटी हो गई। इसका मतलब इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को और इसके आगे आने वाले बाकी सारी टर्म्स को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए अपन इस फॉर्मूले को केवल यहाँ तक ही खोलेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा तो वो डिजिट और ज्यादा छोटी हो गई। तो अगर आपके पास में आपका x लेस देन 1 है और मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप इस फॉर्मूले को यहां तक खोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी इसके बिहाफ पे मैं आपको 3 अलग अलग कंडीशन से समझाता हूं कि किस किस तरीके से आपके सामने ये चीजें आ सकती है, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1 प्लस x की पावर 1, ठीक है, या n ही लिख देता हूं मैं, 1 प्लस x की पावर n, ठीक है। सेकंड आपको मिल जाए 1 प्लस x की पावर माइनस n। थर्ड आपको मिल जाए 1 माइनस x की पावर n। और फोर्थ आपको मिल जाए 1 माइनस x की पावर माइनस n। क्योंकि ये चार ही चीजें आपको मिल सकती है। और ये मैं कब लिखवा रहा हूं, जब आपका x लेस देन 1 है। तो यहाँ पे अपन इसमें क्या करेंगे,
अगर इसमें x बहुत छोटा है तो इस डायरेक्ट खोल दीजिए 1 प्लस एन एक्स। इसको खोलेंगे तो इस बार n किसका है, नेगेटिव का, तो 1 माइनस एन एक्स। इसमें खोलेंगे तो n तो पॉजिटिव है लेकिन x कैसा है, नेगेटिव, तो 1 माइनस एन एक्स। और इसमें x भी नेगेटिव है और n भी नेगेटिव है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब आपको खोलना हो तो आप किस तरीके से उसको खोल सकते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये कब है, जब आपका x बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और x जब आपका बहुत ज्यादा छोटा होता है तो ये आगे वाले टर्म्स अपन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो उनको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले को केवल कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एन एक्स तक। और उसके अंदर अगर आपको ये चारों कंडीशन कहीं दिखती है, और 99.99 केस के अंदर यही चारों कंडीशन आपको दिखाई देगी, तो आप उनको ऐसा लिख सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपका था बाइनोमियल थ्योरम। कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं चलो आपको करा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आप इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन की सहायता से अगर करना चाहो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब 1 की जगह 1 है, x की जगह 100 और n की जगह कितना है 3। तो उस फॉर्मूले में जब अपन पुट करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में x का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू इसका अगला टर्म n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू, अब देखो मैंने कहा था ना, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 3 0, तो ये तो पूरा आपका क्या हो गया, 0 हो गया बेटा जी, ठीक है। अब इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो 1 प्लस 3000 प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इंटू में, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैसे खोलेंगे, फैक्टोरियल 3 फिर कहाँ तक खोल के लेके जाना होता है 1 तक, इंटू में, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो आप इसको इजीली खोल सकते हो। और इससे आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। तो देखो आसान हो जाता है किस तरीके से आपको इनका यूज करना है, ये आपके आगे आएंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद में तो ये आपके बाइनोमियल थ्योरम इस तरीके से आपके काम में आएगी। इसके बाद में हमारे पास सीरीज होती है, ठीक है ना। दो सीरीज आपके बहुत काम में आएगी, एक तो अर्थमेटिक
और एक ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ओके अर्थमेटिक सीरीज के अंदर। जैसे आपके अर्थमेटिक सीरीज में आपको ऐसा दे रखा है A0, फिर A1, A2, A3 और कहाँ तक जाएगा ये AN तक। कहाँ तक जाएगा AN तक। अब अर्थमेटिक सीरीज कब कैसे पहचानेंगे, तो अर्थमेटिक सीरीज में जो आपके कंटिन्यूस टर्म्स जो होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। कैसे सर, जैसे अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस देखोगे A1 माइनस A0, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, सेकंड में से फर्स्ट, तो ये बराबर होगा A2 माइनस A1 के। फिर आगे देखोगे तो ये किसके बराबर होगा A3 माइनस A2 के। ऐसे अपन चलते जाएंगे तो ये सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस करते हो तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आता है अर्थमेटिक सीरीज के अंदर। जैसे सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, ठीक है ना, यह आपकी कौन सी सीरीज होती है, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, और इस जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हाँ है ना, हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर। और ये जो सीरीज है इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ये आपकी जो सीरीज है इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और इसको बोलते हैं सारवंतर। ठीक है, अब जैसे आपको ऐसा दे दिया कि 1, 3, 5, 7, ऐसे चलते चलते 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19, जैसे यहाँ तक दे दिया। तो अब अपन पता कैसे करेंगे कि समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक सीरीज। अब देखिए सेकेंड टर्म कितना है, थर्ड 3 और फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1। थर्ड टर्म कितना है 5, सेकेंड टर्म कितना है 3, फोर्थ टर्म कितना है 7 माइनस 5, आगे कितना आएगा, इसके अगला 9, फिर 7। तो सभी का देखो जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2। तो सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि आपको दो कॉन्जुगेटिव लगातार कंटिन्यूअस टर्म्स का डिफरेंस आपको देखना है। तो इस टाइप की जो आपकी सीरीज होती है वो होती है अर्थमेटिक सीरीज, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। और A0, A1, A2, A3 से लेके AN तक जाओगे तो जो ये डिफरेंस है आपके वो इस तरीके से चलते जाएंगे। ओके बेटा, बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें दो चीजें हैं आपकी, कितनी चीजें हैं, दो। एक तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें से प्रीवियस स्टेप को माइनस कर दीजिए। फिर इसके जो सम का फॉर्मूला होता है, अगर इसका nth टर्म निकालना हो, an होता है nth टर्म। कौन सा टर्म, nth। जैसे आपको बोल दे फिफ्थ टर्म बताओ, सिक्स्थ टर्म बताओ, सेवंथ टर्म बताओ, तो nth टर्म का मतलब होता है nवां पद। जैसे 5वां पद बताओ, छठा पद बताओ, 7वां पद बताओ, 8वां पद बताओ, ठीक है। तो उसमें ये आपका nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a n-1d। A0 तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और ये आपका, जैसे आपसे बोल दे कि आपको सिक्स्थ टर्म बताना है, तो A0 तो आपको देगा
n की जगह आपको क्या लिखना है 6। ठीक है, जो टर्म आपसे पूछा जाए वो n की वैल्यू होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपको बात में ध्यान रखनी है। ये nth टर्म का फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं nवां पद। क्या बोलते हैं? nवां पद। अब अगर आपसे बोले कि इष्ट और एक इसका आता है सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a0 प्लस n-1 इंटू में d। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 a0 प्लस an। a0 होता है आपका फर्स्ट टर्म और an होता है आपका लास्ट टर्म। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो जब आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखा, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है सम के लिए, और जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपकी जो अरिथमेटिक सीरीज है उसकी कंडीशन क्या है कि उसके दो कंटिन्यूस जो आपके टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको nth टर्म पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है a0 प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपसे सम पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है n/2 2a0 प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आपको दे सकता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझिए। जैसे आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे करके आपको टोटल 30 तक पहुंचा दिया। ओके, तो अब आपसे पूछा गया, ठीक है, कि इसके अंदर आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे? माइनस। तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई बेटा? फिर आपको पूछा जाए, जैसे ये 3 तो 5, आपसे पूछा जाए कि सिक्स्थ टर्म बताओ, यहाँ कौन सा टर्म आएगा? तो आपको पता है कि सिक्स्थ टर्म आपको दिख के लग रहा है कि 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, है ना? तो अगर अपने को सिक्स्थ टर्म बताना है तो a6, आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब आपको कौन सा टर्म पूछा है? सिक्स्थ, तो n की जगह क्या रख देंगे? 6। पहली टर्म क्या है? 3। ठीक है, प्लस आपको कौन सी टर्म बतानी है? 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 प्लस n-1 5 इंटू 3, तो कितना आ रहा है? 18। तो इससे आप बता सकते हो कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपका जो आपका 6 टर्म आएगा वो 18 आएगा। अगर आपसे सम पूछ लिया जाए तो मान लो आपके टोटल इसका लास्ट टर्म कितना है? 13। ठीक है, तो अगर आपके पास आपको सम पूछ लिया जाए तो आपको पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है पहला टर्म कितना है? 33। 3, लास्ट टर्म कितना है? 30। तो आप इसका सम कैसे निकालोगे? पहले अपन पता कर लेते हैं। इसके बाद 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27 और फिर 30। तो इस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10। तो Sn इक्वल्स टू आप फॉर्मूला लगाओगे, 10 टर्म्स का आपको सम बताना है,
तो n/2 यहाँ पे 2a0 कितना है 3 प्लस n-1, तो आपके पास n-1 इंटू में d कितना है 3, तो 5 6 प्लस 27, तो 33 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपको इसका आप टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, सम फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई सा भी आपसे टर्म पूछा जाए तो आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो। ओके बेटा, ये आप कौन सी सीरीज है आपकी एपी, ठीक है। इसके बाद इसी टाइप से आपकी एक सीरीज होती है जीपी। क्या होती है जीपी। तो जीपी में जैसे जीपी में क्या होता है, जैसे आपका पहला टर्म आ गया 4, ठीक है, अगला टर्म आ गया आपका 8, फिर अगला टर्म आएगा आपका 16, फिर आपका अगला टर्म आएगा 32, ठीक है। तो जैसे 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, इसको अपन बोल देंगे ज्योमेट्रिक मीन। पहले अपन लिख लेते हैं एडिंग, ज्योमेट्रिक, ये आपकी सीरीज है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसको भी। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि स्क्वायर फॉर्म में चलती है, ठीक है। जैसे a0, फिर आ गया a0 स्क्वायर, फिर a0 क्यूब, फिर a0 की पावर 4। जैसे पहला a0 की वैल्यू आप ले लो 2, फिर अगला स्टेप क्या हो गया 4, फिर अगला स्टेप 8, फिर उसकी पावर 4 16। इस तरीके से चलती है जीपी, ठीक है। जीपी में स्क्वायर होता हुआ चलता है लगातार फर्स्ट टर्म का। ओके, तो अब इसमें अपन कैसे लिखेंगे, तो जीपी में जैसे एपी में आपका था कॉमन डिफरेंस, इसी टाइप से जीपी जो होती है उसमें होता है कॉमन रेशो। क्या होता है, कॉमन रेशियो। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। और इसको अपन अगर ऐसा दिया हुआ है, तो a0 a1 स्क्वायर a2 क्यूब a3 की पावर 4, और आपका ऐसा चलता जाएगा ये, ठीक है बेटा। कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। इस टाइप से आपकी जी एपी चलती है। तो कॉमन रेशो कैसे निकालोगे, दूसरे पद में पहले पद का क्या दे दोगे भाग, सेकंड टर्म में पहले टर्म से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या चलेगी जीपी चलेगी, ठीक है। तो इसमें कॉमन रेशो इस टाइप से निकालेंगे। इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए ये तो आपके फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका r होगा लेस देन 1, और अगर आपका r ग्रेटर देन 1 है तब आपका फॉर्मूला लगेगा r n की पावर n-1 अपॉन r की पावर r-1। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका r क्या हो जाए ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा। कॉमन रेशो अपन कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में या फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से। तो ये तो आपका हो गया सम का फॉर्मूला, ठीक है।
अगर इसका nth पर टर्म्स निकालना है आपको तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? और अगर आपकी इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इन सभी में a क्या है? फर्स्ट टर्म है। a क्या है? फर्स्ट टर्म। r है आपका कॉमन रेशो, n आपके पास है नंबर ऑफ टर्म। लेकिन अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ओके बेटा, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपकी जीपी आएगी तो जीपी में आप कॉमन रेशो निकालते हो। कॉमन रेशो नेक्स्ट स्टेप को प्रीवियस स्टेप से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ है किस तरीके, बस आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ये जो इनफाइनाइट जीपी वाला जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे आपके पास कोई जीपी है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चल रहा है, हाँ ना? तो ये आपका क्वेश्चन। अब आपसे बोले कि जैसे ये 3 तो 5 और यहाँ पे आप इसका ये 6th टर्म आएगा। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? 6। अब आपसे पूछे कि इसका 6th टर्म बताइए तो आप ऐसे नॉर्मल देख के बता सकते हो 2, 4, 8, 16, 32, 74 आएगा, 64 आएगा सर। ठीक है, नॉर्मल बता सकते हो। लेकिन अपने को मैथ्स के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन से बताना हो तो हम क्या बोलेंगे कि हमें 6th टर्म पूछा है, इसका मतलब n की वैल्यू तो कितनी हो गई? 6। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है? 2। कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे? पहले फर्स्ट से तो 4/2 इक्वल टू 2। समझ में आ गया? अब आपको इसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपको 6th टर्म फाइंड आउट करनी है तो a इंटू आर कितना है? 2 की पावर n माइनस 1। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपकी 6th टर्म कितनी आ रही है? 64। और वैसे भी कितनी आनी चाहिए थी? 64। और अगर आपको सम पूछ लेता कि आपसे बोलता कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, उसका सम बताइए तो s tan a कितना? a कितना है? 2। r 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। और अगर इनफाइनाइट जीपी होती, मान लो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका सम कैसे निकालते? a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन इसमें r नेगेटिव है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो तभी लगाएंगे जब आपका r क्या हो? लेस देन 1। क्या हो? लेस देन 1। ओके, ये ध्यान रखना है इनफाइनाइट जीपी में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप नॉर्मल पढ़ते रहते हो, ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखते हो? सभी को आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर अगर अपन बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब a और b आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
नेक्स्ट आपका a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर भी, या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें से अगर आप 3ab कॉमन ले लोगे, 3ab, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे आएगा आपका a माइनस बी। समझ में आ गया बेटा? तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगर आपको ऐसा देखा हुआ मिल जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। और अगर आपको ऐसा मिल जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। समझ में आ गया बेटा? तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले फिजिक्स में काम आते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले फिजिक्स में काम आते हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। ओके बेटा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। हाँ भाई, इसका अगला जो है वो है सम एंड डिफरेंस मेथड। अगर आपको ऐसा दिखा हुआ मिल जाए कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पहले a अपॉन बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, पहले सम हो गया, फिर इनका डिफरेंस कर दिया, तो भी ये बराबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी नॉर्मल मैथ जो मैंने आपको पढ़ाई बेटा। तो ध्यान से लेक्चर पढ़ना, अगर आपको समझ आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।